अगर आपने किसी भी तरह का पर्सनल लोन लिया है या फिर लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे चार्जेस हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं, तो अगर 12% पे लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल 12% ही यहाँ पे लगेगा। आपको एक्चुअल में जो आप पे करेंगे वो कहीं 12% से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे करते हैं। तो पहला उसमें चार्जेस आ जाता है वो है प्रोसेसिंग फ़ी। तो अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसमें जो है 2.5% का आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता है, मतलब वो एडिशनली लग जाता है। तो 5 लाख का 2.5% का प्रोसेसिंग फ़ी, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको मिलेगा। तो आप तो इंस्टेंटली उसी दिन आप पे कर रहे हैं 2.5%। तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। नाउ जब आप लोन ले रहे हैं तो आप कोई एक इंटरेस्ट पर लेते हैं, सपोज दैट 11%, 10%, 12% के ऊपर पर्सनल लोन लेते हैं या फिर 15%, जो भी इंटरेस्ट रेट हो उसके ऊपर लोन लेते हैं। और लोन लेते दौरान आप बोलेंगे कि मैं 36 मंथ में या फिर 3 ईयर में या फिर 5 ईयर में एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं। उस टाइम पीरियड में आप लोन जो भी आप लिए हैं वो चुका देंगे। तो ईएमआई के फॉर्म में हर मंथ एक डिडक्ट करवाते हैं अपने बैंक से और चुकाते रहते हैं। एक्चुअल में यही करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि अब आपके पास पैसा, इनफ पैसा आ गया है, अब आपको सारा पैसा पे कर देना चाहिए, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ पे है कि आपको बॉन्ड रहेगा कि आप 1 ईयर तक, एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको पैसा ईएमआई के फॉर्म में ही पे करना है। 1 साल या फिर कोई भी एक मिनिमम टाइम होता है, उस मिनिमम टाइम में आपको पे करना ही है ईएमआई। उसके बाद ही आप क्लोज कर सकते हैं। सारा पैसा पे करके आप क्लोज कर सकते हैं लोन को, बट उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास भले ही आपके पास इनफ पैसा है, बट आप चाह कर भी क्लोज नहीं कर सकते। ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप 3 ईयर का ले रहे हैं तो 3 ईयर का ले रहे हैं तो 3 ईयर तक आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 ईयर का, मैं HDFC के पर्सनल लोन के बारे में बात करूं तो HDFC में एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको पे करना ही पड़ता है ईएमआई। 1 ईयर के बाद आप चाहें तो आप सारा अमाउंट पे करके क्लोज करवा सकते हैं लोन को। नाउ आप क्लोज तो करवा सकते हैं, बट क्या क्लोज कराएंगे तो क्या उसमें किसी भी तरह का कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा? आप यही सोच रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप क्लोज करवा रहे हैं तो जो भी रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा उसके ऊपर 4% का इंटरेस्ट और भी देना पड़ेगा आपको क्लोज करते टाइम में। तो ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको लगेगा कि चलो हम 12% पे लोन ले लिए तो 1 साल तक ही पे करेंगे, 1 साल के बाद सारा पैसा लौटा देंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर 1 साल के बाद अगर सारा पैसा लौटाना चाहते हैं तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उस पर 4% का इंटरेस्ट एडिशनली आपको देना पड़ेगा। तो अगेन वही बात निकल के आ जाता है कि फिर 4% का इंटरेस्ट देना ही है। तो अगर आप 10% के इंटरेस्ट पे अगर पर्सनल लोन अगर लिए हैं तो 4% क्यों देंगे? 6% एडिशनल लग रहा है, यही ना? तो क्यों नहीं आप कंटिन्यू करें, ईएमआई ही कंटिन्यू करें। तो बहुत सारे लोग ईएमआई ही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 4% तो ऐसे ही भी इंटरेस्ट लग जा रहा है। अगर पहले पे करेंगे तो पहले क्यों पे करेंगे, राइट? बट यहाँ पे जो है एक गेम निकल के आ जाता है कि अगर आप लोन पे कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश ईएमआई फेल हो जाता है तब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। आप सोचेंगे कि 4-6% के लिए क्यों मैं सारा पैसा पे करके क्लोज कर दूँ, राइट? आप यही सोच रहे हैं। तो देख सकते हैं कि बैंक आपको कैसे फंसाते हैं। मीन्स आप कर्जे में ऐसे घिर जाते हैं और आप चाह कर भी लोन, आपके पास अमाउंट है, क्लोज करने का मन बना लिए, तब भी आप क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि एडिशनल 4% का इंटरेस्ट और लग रहे हैं। ओके, नाउ पे करते दौरान, ईएमआई पे करते दौरान अगर किसी कारणवश आपका ईएमआई जो भी लग रहा है मिस कर देते हैं किसी भी मंथ में, तो फिर क्या होगा? तो HDFC में ख़ास तौर पे मैं बताऊं, बाकी बैंक के बारे में ज़्यादा डिटेल में मुझे आइडिया नहीं है, बट HDFC के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप एक पार्टिकुलर डेट को, सपोज 7 तारीख को आपको पर्सनल लोन का ईएमआई चुकाना पड़ता है। बट अगर किसी कारणवश अगर उस डेट को अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो उसमें बाउंस चार्ज लगता है। बाउंस चार्ज मतलब क्या? कि एक एडिशनल फ़ी लग जाएगा। वो एडिशनल फ़ी कितना होता है? तो एक बार बाउंस चार्ज लगा तो
650 से 700 या फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग आपका एक लग जाता है प्रोसेस, एक बाउंस चार्ज लग जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप लोन मिस कर देते हैं किसी भी रीज़न से, और ये हो भी सकता है आपके पास एनफ बैलेंस है तब भी हो सकता है बाय चांस उस पार्टिकुलर डेट को, क्योंकि सपोज 7 तारीख को आपको लोन पे करना है, राइट, उस दौरान आपके अकाउंट में पैसा है बट 5 सेकंड के लिए या फिर कुछ एक पार्टिकुलर टाइम के लिए आपने फंड को यहाँ से निकाल कर कहीं और लेकर गए और वहाँ से फिर से अकाउंट में डाल दिए कि मैं तो वो तो कट डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे उसी टाइम में बाउंस चार्ज लग जाता है। उस पार्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट में एनफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक को तो एक बहाना चाहिए पैसा काटने का। तो देखिए बैंक आपको किस तरह से फंसाते हैं। एक बाउंस चार्ज यहाँ पे लग गया, आप बाय चांस अगर मिस कर गए तो बाउंस चार्ज देना पड़ेगा 650 से 700 रुपया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। इसके अलावा बाउंस चार्ज लग गया तो बाउंस चार्ज तुरंत डिडक्ट नहीं होगा, इसको डिडक्ट होने में 1 वीक का टाइम लगेगा। अनदर वीक आपका बाउंस चार्ज लगेगा। तो आप ये सोचेंगे कि पैसा मैं पे नहीं किया तो किसी भी तरह का कोई एडिशनल चार्ज ही नहीं लगा, बट ऐसा नहीं है, तुरंत नहीं कटता है, 1 वीक के बाद कटेगा। नाउ आप सपोज दैट जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं, जो भी EMI पे कर रहे हैं, उसके लिए बाउंस चार्ज लग गया, तो अब क्या करेंगे आप? तो उसके बाद जो है आप मान लीजिए कि अकाउंट में बैलेंस आप डाल दिए, जितना रहना चाहिए उतना डाल देंगे, तो क्या होगा कि वो फंड ब्लॉक हो जाएगा। जितना भी EMI का अमाउंट अगर आपके बैंक में अगर डाल देते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है, बट वो डिडक्ट नहीं होगा। तो आप फिर से सोचेंगे कि ये तो डिडक्ट हो ही नहीं रहा है, पैसा आपने डाला बैंक में तो वो डिडक्ट हो ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए? वो तो होल्ड में है, लोन का तो अभी भी पे नहीं हुआ, तो कब डिडक्ट होगा? तो वो या तो अगले वर्किंग डेज या 2 से 3 दिनों में फिर से एक बार उन लोग का एल्गोरिदम चलेगा और फिर से आपका अकाउंट में जो पैसा है EMI का पैसा वो डिडक्ट करने का प्रयास करेगा और फिर डिडक्ट हो जाएगा, 2 से 3 दिन के बाद डिडक्ट हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि चलो डिडक्ट हो गया, पैसा भी नहीं लगा, बट बाउंस चार्ज तो अभी नहीं कटेगा, आपको नेक्स्ट वीक कटेगा। ओके, अगर अमाउंट जो भी EMI का अमाउंट है अगर उस समय नहीं था बट उसके तुरंत बाद अगर आपने पैसा डाल दिया, तब के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि 7 तारीख को बाउंस चार्ज लग गया, बाउंस चार्ज हो गया, आपको पता चला कि अमाउंट डिडक्ट होने का प्रयास किया जा रहा था बट अमाउंट उतना एनफ बैलेंस नहीं होने की वजह से अमाउंट डिडक्ट ही नहीं हुआ, EMI का अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ। अब आपने पैसा उसी दिन को डाल दिया, सपोज 7 तारीख का EMI पे करते हैं, बाउंस चार्ज लग गया, तो 7 तारीख को ही आप जो है पैसा डाल दिए अपने अकाउंट में, तो आपको लगेगा कि आपने तो पैसा डाल दिया ना, तो आप फ्री हो गए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट नहीं, बाउंस हुआ तो चार्ज लग ही जाएगा। उसके बाद आपने पैसा पे कर दिया, वो ब्लॉक हो जाएगा, 2 दिन के बाद डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए वो तो गलती से बाउंस चार्ज हो गया था, आपको रियलाइज़ हुआ, आपने पैसा डाल दिया, बट अगर आप पैसा नहीं डालेंगे, आपके अकाउंट में ना बैलेंस नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो उस इंटायर मंथ में आप कभी भी पैसा डालेंगे तो उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। EMI के लिए डिडक्ट होगा बट वो ब्लॉक हो जाएगा, उसको एक्सेस नहीं कर सकते और 2-3 दिन के बाद वो कट जाएगा। तो अगर किसी भी रीज़न से अगर आप EMI मिस भी करना चाहते हैं, जानबूझकर भी मिस करना चाहते हैं, तो अकाउंट में पैसा कभी भी मत डालिए, उस इंटायर मंथ में पैसा मत डालिए, क्योंकि जब कभी भी पैसा डालेंगे तो वो फिर यूज ही नहीं कर पाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बाउंस चार्ज जो लगना था तो लग ही गया, राइट, वो तो लग गया। अब चाहे पैसा डाल दें या फिर ना डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे 7 तारीख को डिडक्ट होने का प्रयास हो रहा था, 7 तारीख को ही पैसा आपका जो है आपने पैसा डाल दिया या फिर नहीं डाला, बाउंस चार्ज लग ही जाएगा, पैसा कभी भी पे करें। ओके, नाउ आप ये भी सोचेंगे कि चलो 7 तारीख को पे करना है ना, बाउंस चार्ज लग गया, कोई बात नहीं है, मैं क्यों ना नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर दूं पैसा, जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यू था, सपोज दैट जितना EMI का जो अमाउंट था उसी दिन मैं अगर कर दूंगा 7 तारीख को ही, तो क्या लगेगा? ये जो चार्जेस है, जो बाउंस चार्ज है, क्या लगेगा? तो देखिए यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू अगर डालेंगे तो HDFC में नेट बैंकिंग सही से काम नहीं करता है, आप मैनुअली पैसा डाल नहीं सकते।
7 तारीख को सोचेंगे कि पैसा डाल देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने डालने का बहुत प्रयास किया था, एरर आ गया था, फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, दिस डैट ऐसे करके। बैंक में कॉल करेंगे कि भाई मेरा पैसा डिडक्ट कर लो और अमाउंट जो है डिडक्ट करके लोन पे कर दो, नहीं होगा ये। वो भी बोलेंगे कि बाउंस चार्ज अब तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप पैसा एक काम कीजिए कि अपने अकाउंट में डाल दीजिए, 2 दिन के बाद कट जाएगा, या 2-3 दिन जो भी है अपने आप कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैसा पे नहीं कर सकते, आपको बाउंस चार्ज लग ही जाएगा, कोई उपाय नहीं है। एक बार बाउंस हुआ तो उसका चार्ज लग जाएगा, चाहे उसी दिन आप पैसा पे करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या पूरा इंटायर मंथ में पैसा पे ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब भी पैसा डालेंगे वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर आपको जानबूझकर भी मिस करना चाहते हैं EMI, तो कभी भी पैसा मत डालें उस इंटायर मंथ में। अगर डालेंगे तो फिर वो पैसा फंस जाएगा, तो EMI के लिए डिडक्ट हो जाएगा, और ये बाउंस चार्ज तो लग ही गया। तो बाउंस चार्ज प्लस में EMI वो तो कभी भी लगेगा, चाहे इंटायर मंथ में डालें चाहे 7 तारीख को डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि 7 तारीख को मैं क्यों डालूं, फिर मेरा चार्ज जो कटना था वो तो कट ही गया। ठीक है, मत डालिए, बाद में डालिए। नाउ अगर 1 मंथ तक अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो फिर क्या होगा, आपको एक एडिशनल फ़ी लग जाता है, एडिशनल एक चार्ज और भी जुड़ जाता है। वो चार्ज है ओवर ड्यू EMI इंटरेस्ट। ओवर ड्यू EMI इंटरेस्ट क्या है कि 1 मंथ के लिए 2% का एक एडिशनल चार्ज लग जाता है। तो आप सोच लीजिए 2% का एक एडिशनल चार्ज लग जाएगा, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपने लोन ले लिया 10% 12% जो भी है, उसके बाद कोई चार्ज एक्स्ट्रा लग नहीं रहा है। बट यहाँ कितने सारे चार्ज है, प्रोसेसिंग चार्ज, इसको आप चाह कर भी क्लोज नहीं कर सकते, 1 साल के अंदर तक क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज करेंगे तो 4% का तब भी इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब आप पहले भी क्लोज कर रहे हैं, 1 साल में ही क्लोज करना चाहते हैं, तब भी आपको चार्ज लग रहा है 4%। तो हाँ, इसमें एक चीज़ और है, उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि 1 साल में अगर आप क्लोज करेंगे तो 4% लगेगा, 2 साल में करेंगे तो 3% लगेगा, 3 साल में करेंगे तो 2% लगेगा, ऐसे उनका एक टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में अगर आप क्लोज करते हैं तो कम होता जाता है, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम अगर कम रहेगा, जो बचा हुआ टाइम है उतना ज़्यादा कम जो है इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो ये भी एक चीज़ है, आप देख लीजिएगा, आप कांटेक्ट करके बैंक में इसके बारे में डिटेल में आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे चार्ज लग रहे हैं, तो आप आई थिंक आपको ये समझ में आ गया बाउंस चार्ज के बारे में। ठीक है, आप खुद से पेमेंट नहीं कर सकते, ये भी आपने समझ लिए। तो जो लोग नए हैं और लोन लेना चाहते हैं वो सतर्क हो जाएं और इन सारे चीज़ों को पहले से क्लैरिफाई कर ले। और ऐसे बैंक जो इसमें आपको एक एडवांटेज देता है, फॉर एग्जांपल ओवर ड्यू चार्ज ना लग जाए, आपके पास पैसा है फिर भी पे कर रहे हैं, 7 तारीख का EMI देना चाहिए आपको, 7 तारीख को ही पे कर रहे हैं, बट बाई चांस अगर बाउंस चार्ज लग गया तब भी आप पे कर रहे हैं एडिशनल फ़ी और जो भी पेनाल्टी वगैरह है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो बाकी ऐसे बैंक में सेलेक्ट करें जहाँ पे वो अलाउ करते हैं कि आप खुद से भी पैसा पे कर दें, आप अपने मन से। नाउ इन सारे चार्ज के बारे में तो आप बात ही समझ ही गए। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ आ जाता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर का क्या होगा, बाउंस चार्ज लगा तो फिर चलो क्रेडिट स्कोर में तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि अगर आप दोबारा से अगर अपना फ़ंड डिडक्ट करवा देते हैं और पैसा पे कर देते हैं तो बाउंस चार्ज ही केवल लगता है। जनरली जो है क्रेडिट स्कोर पे कोई असर नहीं पड़ता है, बट ये डिपेंड करता है बैंक पे कि बैंक रिपोर्ट क्या कर रहा है। क्रेडिट स्कोर में जो भी क्रेडिट स्कोर मैनेज करता है उसको रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो रिपोर्ट कर देगा कि इन्होंने बाउंस किया था, उन्होंने पैसा मेंटेन नहीं रखा था, तो फिर क्रेडिट स्कोर पर भी आपका बुरा असर पड़ेगा। तो इसके बारे में भी आप बैंक से आप पता कर सकते हैं कि अगर बाउंस अगर हुआ तो क्रेडिट स्कोर में कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बैंक रिपोर्ट कर दें कि इन्होंने ड्यू जो है अपना EMI जो है पे नहीं किया था टाइम पे, चाहते हुए भी नहीं कर पाए, बट अगेन बाउंस चार्ज हुआ मतलब वो पेनाल्टी ले ही लेंगे और क्रेडिट स्कोर पे बुरा असर पड़ेगा। इसका जो है डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि बैंक क्या रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप बच सकते हैं, बट एज़ पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि बैंक ऐसा बोल रहे हैं बट वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि मैं अपना क्रेडिट स्कोर चेक करता हूँ तो मैं भी बाउंस किया बट
बाउंस करने के तुरंत बाद मैंने पैसा पे कर दिया, फिर भी हमारा जो रिपोर्ट निकल के आता है ईएमआई का रिपोर्ट, उसमें ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक ऐसे बोलते हैं, बट वो जनरली अगर कोई बंदा अगर पैसा पे कर देता है पेनाल्टी के चार्ज, तो क्रेडिट स्कोर में वो रिपोर्ट नहीं करते वो कि इन्होंने पैसा अब टाइम से पे नहीं किया। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, बट आपको बोलेंगे कि क्रेडिट स्कोर पे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, ये इसका सच्चाई है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एचडीएफसी में अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं तो सारे चीज़ों को आप चेक कर लें, और ऐसे ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है कि क्या आप पैसा जो पे कर रहे हैं अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए 7 तारीख को पैसा हर मंथ में 7 तारीख को पे करना है, तो क्या आप खुद से पे कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि ऑटोमेटिक अगर डिडक्ट नहीं हुआ किसी भी रीजन से, तो खुद से पैसा पे करेंगे तो क्या हो सकता है, ये भी आप समझ लीजिए कि क्या उसका खुद से पैसा पे करेंगे तो एडिशनल चार्ज लगेगा, क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे जो बैंक होते हैं उसमें जो ऑनलाइन फैसिलिटी होता है काफ़ी बेहतरीन होता है, और वहाँ पे बड़े आसानी से आप अपने मर्ज़ी से भी पैसा पे कर सकते हैं। अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी आप एडिशनल दूसरे अकाउंट से भी पैसा पे कर सकते हैं। अगर अब मान लीजिए ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं हुआ तब भी वहाँ पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगते हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। हाँ, अगर 7 तारीख को अगर आपने मिस कर दिया, ऑटोमेटिक भी डिडक्ट नहीं हुआ, आपने भी नहीं डाला, तब हो सकता है कि कुछ चार्ज लगा दे, कुछ पेनाल्टी लगा दे, और मे बी क्रेडिट स्कोर पे बुरा असर पड़े बाकी बैंक में। ओके, बट अगर एचडीएफसी के बारे में बात करें तो ऑनलाइन सिस्टम बहुत बेकार है यहाँ पे, और जो ऑनलाइन फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाता है, नेट बैंकिंग वगैरह, मोबाइल बैंकिंग वगैरह, उतना बेहतरीन नहीं है, और कस्टमर सपोर्ट भी बढ़िया नहीं मिलेगा। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट इन द सेंस कि अगर आपको कुछ क्वेरी चाहिए, कुछ चार्जेस के बारे में जानना है, तो आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे, बहुत तरह का कस्टमर केयर का नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर नंबर मिल भी जाता है तो हाफ एन आवर 1 आवर लग जाएगा वो कॉल रिसीव करेंगे। अदरवाइज़ 1 दबाएँ 2 दबाएँ करके आपका टाइम पास हो जाएगा। या फिर अगर आप मेल करेंगे तो उसका रिप्लाई कब आएगा, बहुत टाइम लग जाता है आने में, और जब आएगा तब तक आपका बड़ा लॉस हो चुका होता है। जब आपको ज़रूरत पड़ा, कुछ क्वेरी होगा, तो ऑनलाइन में भी ऑनलाइन डोमेन पे, उनके इंटरनेट पे भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता है, और जो कस्टमर केयर है वहाँ पर भी जल्दी कॉल नहीं लगता है। अगर आप बैंक के ब्रांच में जाएंगे तो फिर आजकल तो भीड़ भी होने लगा है एचडीएफसी में, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बट वहाँ पे क्वेरी आपको सुनकर आपको चार्जेस बताए जाएंगे, तो आपको प्रॉपर चार्जेस सब कुछ सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोन लेना चाहते हैं और मजबूरी है उसकी खुशी में कि लोन आपको मिल रहा है, आप इन सारे चीज़ों को मिस कर दें, और आने वाले समय में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। क्योंकि बैंक जो है, कोई भी बैंक में जाएंगे ना तो लोन हर एक बैंक कोई भी दे देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। ओके, ऐसा नहीं होता है कि आपके ऊपर उपकार किया जा रहा है, नहीं, आप एडिशनल बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं लोन के लिए, तो कोई भी बैंक आपको दे ही देता है। ओके, तो आप ये मत सोचें कि एचडीएफसी कोई अगर दे रहा है, अगर कोई जान पहचान का अधिकारी है अगर वो दे रहा है तो आपके ऊपर उपकार कर रहा है। इतने सारे चार्जेस लगाएंगे कि आपका हालत ख़राब हो जाएगा। तो आप अलग अलग बैंक में भी पता कर लीजिए कि कहाँ पे कम इंटरेस्ट लग रहा है और वो कहाँ पे फैसिलिटी बढ़िया है, क्योंकि एट द एंड आपको कम से कम पे करना पड़े, यही जो है सबसे बेहतरीन होगा। मान लीजिए कि एक बैंक आपको 11% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है और एक 13% पे लोन दे रहा है, बट अगर आप ध्यान दें तो 13% पे प्रोसेसिंग फ़ी ही इतना लग जाएगा कि मान लीजिए 11% पे प्रोसेसिंग फ़ी इतना लग जाएगा कि 15 तक पहुंच जाएगा, तो एट द एंड तो आपको नुकसान ही हो रहा है, राइट। उसके बाद जब आप पे करने जाएंगे तो बाय मिस्टेक अगर मिस हो गया कभी ना कभी, तो इतने चार्ज लग जाएंगे, इतने कॉस्ट वहाँ पे लग जाएंगे कि एट द एंड जो है आपको, आप कम सोच कर लिए थे, वहाँ पे आपको ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी बैंक में पर्सनल लोन लेते हैं, तो मैं एचडीएफसी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैं खुद पर्सनल लोन लिया हुआ हूँ, इसीलिए मुझे इसके बारे में अच्छा खासा आइडिया है। मैं बहुत रिसर्च करके, कस्टमर केयर से कॉल करके, कस्टमर केयर वाले लोग भी ना राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। अगर 5 बार कॉल करेंगे तो 5 लोग 5 अलग अलग चीज़ बताएंगे, एक चीज़ उन लोग बताते नहीं है एग्जैक्ट है क्या। खुद एचडीएफसी बैंक वाले लोग भी सही जानकारी नहीं देते हैं, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है यहाँ पर।
तो मैं पूरी तरह से ये इन्वेस्टिगेशन करके, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं ये इतने सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया, और मैं सोचा कि मैं क्यों ना आपको भी बताऊं, आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आपको भी कम से कम नुकसान हो और आपको राइट प्रोसेस पता हो कि क्या होना चाहिए। आप जो भी मैं बताया उसको जो है आप बैंक में भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसके बारे में कि मैंने ऐसा सुना है, क्या ऐसा होता है, क्या पूछ लीजिए वहाँ पर, बेटर होगा, राइट। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। अगर फिर भी किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।